Hello everyone, welcome to Exalt Education. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting topic which is about series LCR circuit. तो ये अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में आते हैं। तो आज इस टॉपिक को पूरे डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी काम आने वाला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली सीरीज एलसीआर सर्किट होता क्या है? तो एलसीआर का मतलब तो देखो हमें बहुत अच्छे से पता है। एल मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब रेजिस्टेंस। यानी तीन हमारे पास क्या है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो और एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ दे दो, तो जो कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट। कुछ ऐसा, ध्यान से देखो जरा। मान लो मैंने यहां पे लगा दिया क्या है, एक रेजिस्टेंस, क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस, और क्या लगा दिया भाई यहां पे, एक इंडक्टर, यहां पे एक कैपेसिटर, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ। तो ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसे तुम क्या कहोगे, आर एल सी। तो ये जो कनेक्शन दिख रहा है तुम्हें, इसे तुम क्या कहोगे भाई, एलसीआर सीरीज सर्किट। तो आज इसी टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहां पे डायग्राम बना हुआ दिख रहा है क्या, एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम यहां पे बना हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास रेजिस्टेंस है यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या है, एक कैपेसिटर है और यहां पे क्या है, एक इंडक्टर है। यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा मान लो यहां पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है। नीचे जो ये VS दिख रहा है यहां पे, क्या ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। इसे मान लो कितना भाई, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्लियर? अब इस अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में हमें कुछ करंट मिला। मान लो इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यह आई भी कैसा होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट होगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो ईएमएफ का सोर्स लिया वो क्या लिया है, अल्टरनेटिंग लिया है। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा रेजिस्टेंस के पास होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा इंडक्टर के पास होगा और एक पोटेंशियल ड्रॉप कहां होगा, कैपेसिटर के पास होगा। तीन पोटेंशियल ड्रॉप होंगे क्या। तो जो रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको हमने VR माना है, जो इंडक्टर के पास हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे VL माना है, और जो कैपेसिटर के पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे हमने VC माना है। क्लियर? ठीक है। अब हमें यह भी पता है बहुत अच्छे से क्या, कि VR क्या होता है, तो VR होता है I नॉट इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम करंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। VR इक्वल्स टू I नॉट आर। इसी तरीके से VL इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है क्या, I नॉट इंटू XL, ठीक है। इसी तरीके से VC भी हमें बहुत अच्छे से पता है क्या, I नॉट इंटू XC, ठीक है। XL और XC तो पता है। XL क्या है, हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंट, और XC क्या है, हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंट। XL और XC भी दोनों ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। XL रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है इंडक्टर में, और XC जो होता है वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है कहां पे, कैपेसिटर में। क्लियर? तो ये हमने तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया। अब देखो एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए क्या, कि जब इंडिविजुअली तुम यहां पे एसी सर्किट पढ़ते हो तो वहां तुम्हें यह बताया गया है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है,
रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, इनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन यही अगर बात मैं कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए कहूं तो कैपेसिटर और इंडक्टर में देयर इज एन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। वहां पे एक फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच में। क्लियर? अब इंडक्टर में क्या होता है, ध्यान से समझना। इंडक्टर में एक्चुअली जो हमारा वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री आगे होता है, किससे? करंट से। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये इंडक्टर है, कोई ये इंडक्टर है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा? इससे 90 डिग्री आगे। इसी तरीके से ये VC है, तो मान लेते करंट इसका इस डायरेक्शन में है, तो इसका वोल्टेज जो होता है वो इससे 90 डिग्री पीछे होता है। तो करंट और वोल्टेज में कितना एंगल दिख रहा है? 90। और यहां भी कितना एंगल दिखा भाई? 90। यानी यहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर में एक फेज डिफरेंस होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री और कैपेसिटर के अंदर हमारा करंट आगे होता है, यानी वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है? जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा वोल्टेज भी होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहां पे जो तुम्हारा थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0। थीटा इज फेज डिफरेंस। तो यहां पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो ये बेसिक बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है? बात आई समझ में? यहां पे सीरीज LCR सर्किट में LCR सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तीनों पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। रेजिस्टेंस के पास कितना हो रहा है? I0R, इंडक्टर के पास I0 इंटू XL और कैपेसिटर के पास I0 इंटू XC। ठीक है? कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है करंट से, और रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको डिटेल में। डिटेल में देखो क्या समझते हैं। अभी हमने क्या देखा? मान लो ये करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है? करंट इस डायरेक्शन में। अब करंट के रिस्पेक्ट में तीनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तीनों मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इन तीनों पे जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इन तीनों को जरा ध्यान से देखो। तो भाई एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तुम्हारा कहां पे? रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेज है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है। तो करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो VR भी इस डायरेक्शन में। VL क्या होगा? करंट से 90 डिग्री आगे। ठीक है? तो VL क्या है भाई? हमारा करंट से 90 डिग्री आगे। इसी तरीके से VC हमारा क्या है? करंट से 90 डिग्री पीछे, तो VC हमारा नीचे बना। क्लियर? अब यहां पे मैं एक छोटा सा केस कंसीडर कर रहा हूं। केस क्या है कि VL इज ग्रेटर देन VC। फर्स्ट केस में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो VL है वो ग्रेटर है किससे? VC से। यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इंडक्टर पे वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू कैपेसिटर। तो VL इज ग्रेटर देन VC। ठीक है? अब यहां पे तीन वोल्टेज हमारे पास, VL, VC, VR, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है हमें। तो हमने VL माना है ज्यादा किससे? VC से। तो दोनों क्या है भाई? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो उन दोनों को सीधा सीधा माइनस करते हैं, और यहां पे VL ज्यादा है VC से। तो अगर VL में से VC को मैं माइनस करूंगा तो बचा हुआ पार्ट किस डायरेक्शन में आएगा? VL के डायरेक्शन में। तो मान लिया ये मुझे मिला रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मींस VL माइनस VC। यहां लिख देता हूं मैं VL माइनस VC। तो ये मुझे यहां से यहां तक जो मिला वो क्या मिला? VL माइनस VC। और ये जो है मेरा क्या है? VR है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में तो होगा। ऑब्वियसली इनका जो रिजल्टेंट होगा किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इनका जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है उसको मैंने क्या मान लिया? E मान लिया। उनका जो रिजल्टेंट पोटेंशियल मिलेगा VL माइनस VC और VR का, उसको क्या माना मैंने? E माना है। तो अब इसी E की वैल्यू निकालो। तो E की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा लो। तो पाइथागोरस क्या होगा? E स्क्वायर इक्वल्स टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। क्लियर? ओके? तो E स्क्वायर इक्वल्स टू VL की वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ी ना, VL इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर विच इज इक्वल्स टू I0 इंटू XL। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? यहां मैं लिख सकता हूं भाई I0 इंटू XL। VC क्या होगा? तो VC होगा I0 इंटू XC, ओके, होल स्क्वायर, प्लस VR क्या होगा? तो VR होगा I0 इंटू R का स्क्वायर। बात आई क्या समझ में? अब फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं।
तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मुझे पता है यहां भी आई नॉट यहां भी आई नॉट, तो भाई यहां से मैंने ना आई नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्लियर? तो यहां क्या बचा? एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ओके, प्लस यहां से भी मैं आई नॉट स्क्वायर को चलो बाहर ही ले लेता हूं, तो यहां क्या बचा? आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको फर्दर थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें। ई स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर मैंने पूरे से ही कॉमन ले लिया, तो पूरे से कॉमन लिया तो क्या बचेगा? यहां पे यहां बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसे फर्दर सॉल्व करो। इक्वल्स टू अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो ऑब्वियसली क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। तो आई नॉट स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया क्या? अब यहां से हम चाहें तो आई नॉट को बाहर ले सकते हैं, तो रूट के बाहर आके ये जो आई नॉट का स्क्वायर है वो आई नॉट बन जाएगा। बन जाएगा क्या? अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, बाकी हम सीधे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलो तो क्या आएगा यहां पे? E इक्वल्स टू आई नॉट अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आया क्या? ठीक है, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आई नॉट इक्वल्स टू ई अपॉन अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? अब जरा इसे इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर दो, I इक्वल्स टू वी बाई आर। कर सकते हैं कंपेयर? तो अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये नीचे वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा क्या? तो इट विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस, बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस इन LCR सर्किट, सीरीज सर्किट। क्लियर? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। जैसे सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं तो वहां तो रेजिस्टेंस होता ही है। इंडक्टिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता होता है एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंट। इसी तरीके से कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता होता है एक्सी, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। इसी तरीके से एलसीआर में जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है वो ये है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और इसे कहते हैं हम इंपीडेंस, विच इज नोन एज इंपीडेंस। क्या कहते हैं इसे? नोन एज इंपीडेंस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, यानी कि जेड यानी कि इंपीडेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिला हमें किसका? इंपीडेंस का। यानी सीरीज एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस रेजिस्टिव फैक्टर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात आई समझ में? ठीक है, तो आई नॉट इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? तो आई नॉट इक्वल्स टू बन जाएगा ई नॉट बाई जेड। आई नॉट इक्वल्स टू क्या मिला? ई नॉट बाई जेड। क्लियर है क्या? ई नॉट यानी कि मैक्सिमम करंट ले रहे हो तो ऑब्वियसली उस टाइम जो वोल्टेज भी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, एंड जेड विल बी योर इंपीडेंस। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर हमने सबसे पहले क्या निकाला? इंपीडेंस निकाला ऑब्वियसली। चलो एक काम और करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान से देखना जरा। वापस से हम उसी डायग्राम पे जाते हैं। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो
तो ये क्या है भाई, करंट जो हमें मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है क्या, और जो हमारा रिजल्टिंग ईएमएफ है ई, मान लो ये मैक्सिमम ईएमएफ ये मिला हमें ई नॉट, ठीक है, वो है इस डायरेक्शन में, यानी रिजल्टिंग ईएमएफ जो मिला वो इस डायरेक्शन में मिला और जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं एंगल कितना बना, फाई बना, और जो ईएमएफ है वो ऊपर है और जो करंट है सीरीज एलसीआर सर्किट में वो फाई एंगल नीचे की तरफ दिख रहा है क्या। तो जब फाई एंगल नीचे की तरफ दिख रहा है तो E इक्वल्स टू क्या था हमारा, जो ईएमएफ जो हमने अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लिया था भाई, वो क्या लिया था, तो अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ जो लिया था वो लिया था E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये था तुम्हारा अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। ऑफ करंट इससे कितना पीछे, फाई एंगल पीछे। तो करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो करंट की इक्वेशन बनेगी I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये बनी भाई तुम्हारी करंट की इक्वेशन, यानी करंट इससे कितना पीछे होता है, ईएमएफ से फाई एंगल पीछे होता है। अब इस फाई एंगल को भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ओके। चलो लेकिन पहले इसे लिख लेते हैं, क्या क्या लिखते हैं, तो भाई अगर हम अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो करंट मिलेगा सर्किट के अंदर वो क्या मिलेगा, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्लियर, ये मिलेगा भाई हमें करंट। उसके बाद इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या मिला, इंपीडेंस का फॉर्मूला मिला XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये तीन बातें आ गई हमारे समझ में। अब बात यह है कि वो फाई एंगल क्या होगा, कैसे होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यही बन रहा था क्या हमारा फाई, ये क्या था हमारा E, इधर क्या था भाई, इधर था हमारा VR, था क्या VR, और जो ये वाला ये जो लाइन थी, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग VL माइनस VC। तो यहां पे tan फाई निकालो, तो tan फाई विल बी इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये एंगल यहां फाई बन रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर विल बी दिस लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा क्या। अब अगर ये VL माइनस VC है तो दिस लाइन विल आल्सो VL माइनस VC, ये लाइन भी VL माइनस VC। तो परपेंडिकुलर इज VL माइनस VC एंड बेस विल बी VR, ओके। अब हमें वैल्यू तो सबकी पता है, tan फाई इज इक्वल्स टू VL की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, I नॉट इंटू XL, I नॉट इंटू XC अपॉन में I नॉट इंटू R। तो I नॉट कॉमन लेके उड़ा सकते हैं क्या, तो भाई I नॉट को उड़ा दो, तो XL माइनस XC अपॉन में R। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, जो हमारा फेज एंगल बन रहा है बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो tan फाई विल बी इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन में R, ठीक है। एंड XL इज, व्हाट इज XL, XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंट एंड XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंट, क्लियर, एंड R इज ऑब्वियसली रेजिस्टेंस। तो हमें ये भी तो बहुत अच्छे से पता है ना कि XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L एंड XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये फॉर्मूला भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वेयर ओमेगा तो सबको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड L इज इंडक्टेंस, C इज कैपेसिटेंस, क्लियर। तो tan फाई विल बी इक्वल्स टू XL की जगह हम लिखेंगे ओमेगा L, XC की जगह लिखेंगे ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C और अपॉन में R। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे भाई, tan फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को ना हम लोग यहां पे जो इंपीडेंस वाला फॉर्मूला है ना हमारा, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहां पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्लियर। यानी XL की जगह ओमेगा L और XC की जगह ओमेगा C प्लस R स्क्वायर, ये भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्लियर। बात आएगी समझ में अच्छे से। चलो, तो ये हमने क्या क्या निकाल लिया, फाई निकाल लिया,
अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ अगर E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रहे हैं तो करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाइव, और उस फाइव को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमें मिल गया tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R, और फर्दर उसे आगे सॉल्व करेंगे तो XL की जगह ओमेगा L और XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C भी पुट कर सकते हैं। क्लियर, इंपीडेंस का फॉर्मूला मिल गया। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और समझते हैं। अब वो चीज क्या है, चीज ये है कि भाई अभी जो कंडीशन ली ना तुमने, तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा था कि लाइन टेढ़ी बन रही है, थोड़ा समझना ध्यान से। कंडीशन ये है कि मान लो ये था VL और ये था VC और ये क्या है भाई VR है। तो अभी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने VL को ज्यादा माना एज कंपेयर टू VC। क्लियर, अब हम क्या कर रहे हैं, VC को ज्यादा मान रहे हैं, किससे, VL से, यानी अब हमारा VC क्या है, ज्यादा है, किससे, VL से है ऑब्वियसली। अब ये दोनों VL और VC दोनों सेम लाइन पे हैं क्या, तो अगर दोनों सेम लाइन पे हैं तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। दो वेक्टर क्वांटिटी दोनों सेम लाइन पे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, माइनस करके। क्लियर, अब अगर मैं VC माइनस VL करूंगा, क्यों, क्योंकि VC ज्यादा है VL कम है, तो जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली बचा हुआ पार्ट कहां आएगा, बचा हुआ पार्ट मुझे नीचे मिलेगा, यहां मिलेगा। क्लियर, तो दिस विल बी योर VC माइनस VL। क्लियर, एंड दिस इज योर VR, तो रिजल्टिंग EMF जो हमारा E या E नॉट कह दो वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर, लेकिन इक्वेशन में बताओ, इक्वेशन वही रहेगी। इंपीडेंस का फॉर्मूला जब तुम सॉल्व करोगे तो वही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। बट XL माइनस XC कर रहे हो वहां पे बस तुम्हें यही देखने को मिलेगा, बस XC माइनस XL हो गया प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इतना ही फर्क तुम्हें देखने को मिलेगा। उसी तरीके से tan phi की भी अगर मैं बात करूं तो tan phi में भी तुम्हें बस वही फर्क देखने को मिलेगा, जहां पे तुम XL माइनस XC कर रहे थे वहां पे क्या करोगे, XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, इतना ही फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं। अब अगर मैं इंपीडेंस की अगर बात करूं तो भाई इंपीडेंस में देखो XC माइनस XL का होल स्क्वायर करो, चाहे XL माइनस XC का होल स्क्वायर करो, सेम ही तो मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। अगर नेगेटिव आएगा तो तुमने उसका स्क्वायर कर दिया तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव रहेगा, तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया, सीरीज LCR सर्किट को हमने आज अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चलो, तो आज हमने सीरीज LCR सर्किट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा, उस सेशन के अंदर हम रेजोनेंस कंडीशन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आज हमने सीरीज LCR सर्किट से पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसे भी करना है, और अगर कोई डाउट आता है तो हम हैं आपके लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट करना है, हम आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज का सेशन भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा है, इंटरेस्टिंग रहा है, और आपको ये इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो आपको पता है क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। 6 मार्च को हमारा फिजिक्स का एग्जाम है, लेकिन उससे पहले हम सारे फिजिक्स के जितने भी 5 मार्क्स के या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय।